हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, कि जब वैल्यू एडेड मेथड का आप यूज कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, मीन्स आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बी इज क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, एंड देन हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। जब वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं तो कई सारे पॉइंट्स को आपका ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज या सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप वैल्यू एडेड मेथड में नहीं लेंगे, और हम कह सकते हैं कि जब आप सेल एंड परचेज करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स को तो उसकी वैल्यू को हम जीडीपी में कंसीडर नहीं करेंगे जब आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को हम पहले ही अकाउंट में लिख चुके होंगे जब उनको पहली बार प्रोड्यूस किया होगा, मीन्स जब वो फर्स्ट हैंड होंगे तभी हमने उनको ले लिया होगा अकाउंट्स के अंदर। इसलिए इन्हें वापस बेचने एंड खरीदने पर हम जीडीपी में कंसीडर नहीं करते हैं। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। जब आप सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करते हैं और उस पर आपने अगर कोई कमीशन अर्न किया है तो उसको आप वैल्यू एडेड में लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने कोई सर्विस रेंडेड की है और सर्विस के बदले में जब भी आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं जिसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं तो उसको आप वैल्यू एडेड में लेंगे। यहाँ पर सर्विस रेंडेड करना सेकेंड हैंड गुड्स को सेल एंड परचेज करने के एफर्ट से है, जिसके बदले में आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इसलिए कमीशन को रिसीव करना वैल्यू एडेड में लिया जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को हम समराइज करके कह सकते हैं कि जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप वैल्यू एडेड में नहीं लेंगे, पर अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करके कोई कमीशन अर्न करते हैं तो इस कमीशन को हम जीडीपी और वैल्यू एडेड में कंसीडर करेंगे। ये दो पॉइंट आपके इंटरकनेक्टेड है, तो उसको याद करना आपके लिए काफी इजी होगा। इस तरह थर्ड प्रिकॉशन है आपका कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इस पॉइंट के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम कभी भी वैल्यू एडेड और जीडीपी में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को इंक्लूड कर चुके हैं तो आप वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को क्यों इंक्लूड करेंगे। ऐसा करने से आपकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये काफी सिंपल था, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके थे। देन फोर्थ पॉइंट है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स के थ्रू जो सर्विसेज आपके घर में दी जाती है उसकी वैल्यू को हम वैल्यू एडेड में कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन करना काफ़ी मुश्किल है। हम सर्विसेज रेंडेड बाय हाउसवाइफ की मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन की वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया जाता है वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। तो यहाँ सिंपली आपका एक एग्जाम्पल याद रखना है, सर्विसेज रेंडेड बाय हाउसवाइफ। देन फिफ्थ है प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर वन सेल्फ। ये आपकी हेडिंग है। इसमें लिखा है कि ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स of the producing units is taken into account while estimating value added because these goods are like those produced for the market. They are simply not sold owing to their need by the producer themselves. For example, car used by the car producer for transporting their employees. इस पूरे पैराग्राफ को समझने के लिए आपको सिंपली एग्जाम्पल को याद रखना है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर एक प्रोड्यूसर जिसका काम कार को मैन्युफैक्चर करना है और उस सेम कार का यूज अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करता है, तो इस केस में जो वो कार ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज में ले रहा है उसकी वैल्यू को हम वैल्यू एडेड के टाइम पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि कार मैन्युफैक्चर के लिए जो कार वो सोल्ड कर रहा है उसका यूज अगर वो खुद करे तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, वो दोनों की दोनों एक ही है।
बस यहाँ वो कार का यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको खुद को जरूरत है, तो इसलिए इसको हम वैल्यू एड के अंदर लेंगे। और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर वन सेल, कि जो प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है अगर वो खुद इस चीज का यूज करे पर्सनली तो उस केस में उसको इंक्लूड करना है। आपको सिंपली इतना ही याद रखना है बस। द नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ, इम्प्यूटेड, जिसे एस्टिमेटेड कहते हैं। तो imputed value of production for cell consumption is taken into account because these goods are like those produced for the market. For example, wheat produced and consumed by the farming families themselves. इस पॉइंट को समझने के लिए आपको सिर्फ एग्जांपल समझना है कि एक फार्मिंग फैमिली है जो वीट का प्रोडक्शन करती है। अगर वो सेम वीट के प्रोडक्शन को खुद की फैमिली में भी यूज करते हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है, क्योंकि वही चीज़ वो मार्केट में भी सोल्ड आउट करने वाला है। तो इस केस में wheat producing by farming families also included while estimating value added. इसको हम imputed और estimated value of production कहते हैं, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। And last है 7, imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account because all houses have rental value no matter these are self occupied or rented out. इस पॉइंट का मीनिंग है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी भी कोई रेंटल वैल्यू होती है। इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में आप खुद रह रहे हैं या आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, ठीक है। हर घर की रेंटल वैल्यू होती है। रेंटल वैल्यू किस तरह निकलती है इसके बारे में डिस्कशन आप इनकम टैक्स एक्ट में सीखेंगे, जो आपको बीकॉम के अंदर पढ़ना है, तो काफ़ी टाइम है उसको समझने के लिए। बस आपको ये याद रखना है कि हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, चाहे आप सेल ऑक्यूपाइड हो चाहे वो घर आपने रेंट पे चढ़ा रखा हो। इसलिए ओनर ऑक्यूपाइड हाउस को हम वैल्यू एड में कंसिडर करते हैं क्योंकि उसकी रेंटल वैल्यू होती है। बस ये आपको इतना सा याद रखना है। और इस तरह आपके वैल्यू एडेड के सभी प्रिकॉशंस कंप्लीट होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देन प्रिकॉशंस को कंप्लीट करने के बाद अब हम इस मेथड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वापस से एक बार इस मेथड को देख लेते हैं। इस मेथड के अंदर हम जीडीपी एंड एमपी को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जहां पर वैल्यू आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड एमपी वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वी कन्वर्ट जीडीपी एंड एमपी इनटू एनएनपी एट एफसी, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। और ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, देन ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड देन लेस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इस तरह हम फर्स्ट मेथड को यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस मेथड के फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर आपको वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जीडीपी एंड एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में आपसे वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने की बात करें तो उसे हम जीडीपी एंड एमपी ही कहते हैं। ना फॉर्मूले को लिखने के बाद हम जानते हैं वैल्यू आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है, पॉइंट नंबर सी एंड डी सेल को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट नंबर सी है डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए एंड डी है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। तो एक्सपोर्ट को भी हम सेल ही कहते हैं, ये आपको पता होगा। नाउ इन दोनों वैल्यूज को हम आंसर में पुट करते हैं। 220 आपकी सेल है डोमेस्टिकली एंड 60 आपने एक्सपोर्ट किया है। नाउ चेंज इन स्टॉक, जिसको निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। तो ई एंड एफ पॉइंट में आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है। आपका क्लोजिंग स्टॉक है 20 एंड ओपनिंग स्टॉक है 40। इसको कैलकुलेट करने से आपका चेंज इन स्टॉक आएगा -20। नाउ इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा विच इज 260। 260 को हम मेन फॉर्मूला में पुट करेंगे। देन हम लेस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है विच इज पॉइंट ए एंड बी। जब भी कोई फर्म परचेज करती है तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही कहते हैं विच इज 60 एंड 100। इसको भी आप सोल्यूशन में लिखेंगे 60 + 100, सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 100। साथ ही जब भी आप सोल्यूशन लिखें तो आपको सोल्यूशन को उन्हीं वैल्यू में लिखना है जिन वैल्यू में आपको क्वेश्चन गिवन है। आपको क्वेश्चन रुपी इन लाख में गिवन था, इसलिए आपको इसको भी सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा। आप आंसर के आगे लिखेंगे रुपी का साइन एंड में लाख, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ना इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको सेम वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम सोल्यूशन में वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज GDP at MP equal to value of output minus intermediate consumption। Now value of output को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में आपको सेल गिवन है पॉइंट नंबर सी के अंदर, सेल बाय फर्म ए टू अदर फर्म इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विच इज रुपी 10 लाख। तो इसको आप सोल्यूशन में पुट करेंगे। देन सेकंड पॉइंट है आपका चेंज इन स्टॉक। ये आपको पॉइंट नंबर ई में गिवन है, जहाँ लिखा है एक्सेस ऑफ इट्स ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो ओपनिंग स्टॉक में आ रहा है। मतलब आपका जो आंसर होगा चेंज इन स्टॉक का वो -1 लाख होगा। अगर इसकी जगह क्वेश्चन में लिखा होता कि एक्सेस ऑफ इट्स क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक तो आंसर आपका प्लस में आता, मीन्स चेंज इन स्टॉक आप प्लस लिखते। पर क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, इसलिए चेंज इन स्टॉक नेगेटिव आएगा। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे -1 लाख। इसको सॉल्व करने पर आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा 9 लाख। 9 लाख को लिखने के बाद हम लेस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए विच इज 5 लाख, इसको आप इस मेथड में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ये मेथड डिस्कस कर रहे थे तो उसी टाइम बताया था कि सिर्फ और सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स को ही हम इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनपुट्स को हम वैल्यू एड मेथड में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपको बी एंड डी पॉइंट गिवन है। डी पॉइंट में लिखा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड पॉइंट बी में लिखा था परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ये बता नहीं रखा कि इंपोर्ट जो है वो आपका अलग है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट से, इसलिए हम यही अज्यूम करेंगे कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, जिसकी वैल्यू है रुपी 2 लाख। तो इसलिए आपको इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपली आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया रुपी 2 लाख। इसको आप सोल्यूशन में लिखेंगे एंड सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा रुपी 7 लाख। इस बार सारी वैल्यूज आपको लाख में गिवन है ऑलरेडी, आपको सिर्फ रुपी का साइन लगाना है, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम वैल्यूएड मेथड के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।